हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के अंतर्गत संघनन, ऊर्ध्वपातन और ताप की इकाई के संदर्भ में पढ़ाना है। मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा था और वो दूसरा चैप्टर मैंने खत्म भी कर दिया था और तीसरा चैप्टर मुझे शुरू करना था, लेकिन ग्रुप में 2-3 बच्चों ने कहा सर संघनन, ऊर्ध्वपातन और ताप की इकाई, इसको जो है आप रिवीजन कर दीजिए। तो आज मैं संघनन और ऊर्ध्वपातन को मैं रिवीजन करूंगा। इसके बाद ताप की इकाई के बारे में आपको मैं बताऊंगा। पहली बात संघनन, जिसको आप कहते हैं कंडेंसेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जब आप कक्षा 11 में आएंगे तो आपको संघनन अभिक्रिया या जिसको आप कह लीजिए कंडेंसेशन रिएक्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको अभी संघनन की बात बता दूं। संघनन का मतलब क्या होता है? अगर आप मुझसे बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि संघनन में आप किसी को लेके कोई भी अभिकारक पदार्थ को लीजिए, लेकिन वो गैसीय अवस्था में हो और ऐसे कंडीशन में आप उस गैस को ठंडा कूल करिए। जब आप गैस को कूल करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएंगे तो वो द्रवित होगा या द्रव के रूप में परिवर्तित होगा। यह क्रम संघनन कहलाता है। इसका मतलब आप लिख सकते हो गैस और आप लिखते हो कूलिंग। कूलिंग मीन्स आपको इतना ठंडा करिए किसमें बदल जाए, जिसको आप हिंदी में कहते हैं द्रव में बदल जाए। इस प्रोसेस को आप कहेंगे कि ये संघनन है। अर्थात संघनन की भाषा क्या है? मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं। अगर मेरे द्वारा दिए गए उदाहरण को आप देखें तो आप यही कहेंगे, जब किसी गैस को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित किया या उसे द्रव में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। आपको बता दूं, तमाम ऐसे गैस के अंदर है जिनको लीजिए और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाइए, देखिए वो द्रवित हो जाते हैं। इस तरह से ये आपका संघनन है। इसका अगर आपने मेरे थीम को सुना होगा बच्चों, तो आपको यही निष्कर्ष मिला है कि जो आपका गैस है उसको हम इतना ठंडा करते हैं, हम कूलिंग करते हैं। जब उसको हम कूलिंग करेंगे तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। आप एक लाइन की परिभाषा लिखेंगे, जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया संघनन या कंडेंसेशन की है। और आप नीचे जरूर लिखेंगे सॉलिड गिव्स आउट मीन्स एरो, उसके ऊपर कूलिंग या करके वो किस प्रकार लिक्विड में बदल जाएगा या द्रव में बदल जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका संघनन है। अर्थात आपको क्या निष्कर्ष मिला कि संघनन में जो आपका ठोस पदार्थ है वो ठोस पदार्थ नहीं, ठोस पदार्थ को लेते हैं। अर्थात संघनन में आपको क्या निष्कर्ष मिला? जो गैस है वह गैस को कूलिंग करते हैं, तो कूलिंग के बाद या ठंडा करते हैं तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसी क्रम में अब आपका ऊर्ध्वपातन, बहुत क्लियर सी बात है। ऊर्ध्वपातन है क्या? आपको मैं बता दूं, किसी भी ठोस पदार्थ, आपने ठोस पदार्थ कैम्फर ले लिया, नवसाधन ले लिया। नवसाधन है जिसको आप अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, और एक शानदार यहाँ है जिसको आप बोलते हैं नैफ्थलीन, जो आपका ऑर्गेनिक या पॉलीन्यूक्लियर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नैफ्थलीन उसको ले लीजिए।
जब आप लेंगे तो वो एक ठोस पदार्थ है। अब आप इनको गर्म करिए, जब आप गर्म करेंगे तो ये सीधे गैस में परिवर्तित होगा, द्रव में नहीं परिवर्तित होगा। मीन्स मेरे कहने का सेंस ये है कि आपने किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म किया तो वह द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे वो किस में परिवर्तित होगा, सीधे वो गैस में होगा। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातक या सब्लिमेट कहते हैं और ये प्रक्रम क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। देखो बच्चों, मैंने बहुत क्लियर आपसे कहा है, इससे क्लियर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। संघनन में मैंने सीधे सीधे कहा कि जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को संघनन करते हैं। लेकिन ऊर्ध्वपातन में मैंने क्या कहा, जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है। मीन्स वो ठोस सीधे द्रव में या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाती है। लेकिन वह पदार्थ जो आपका गैस में परिवर्तित हुआ है वह पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातक या सब्लिमेट कहलाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अमोनियम क्लोराइड लिया, अगर आप अमोनियम क्लोराइड को गर्म करिए, आप कैम्फर या कपूर को गर्म करिए, आप नैप्थलीन को गर्म करिए, आप एंथ्रासीन को गर्म करिए, आप फेरेंथ्रीन को गर्म करिए, तो आपको देखने को मिलेगा ये जितना नाम मैंने लिया है ये सभी के सभी ठोस पदार्थ हैं। इस ठोस पदार्थ को आप गर्म करोगे तो ये सीधे गैस में परिवर्तित होगा। अर्थात जो आपका कैम्फर या कपूर है, अर्थात जो आपका नौशादर या अमोनियम क्लोराइड है, जो आपका नैप्थलीन है, जो आपका एंथ्रासीन है, जो आपका फेरेंथ्रीन है, ये सब के सब ऊर्ध्वपातक या जिसको अंग्रेजी में सब्लिमेट कहते हैं ये है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा बच्चों, ऊर्ध्वपातक या सब्लिमेशन। अर्थात आज मैंने आपके द्वारा कहे गए संघनन और ऊर्ध्वपातन को मैंने रिवीजन कर दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ताप की इकाई या जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आइए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कह दिया था कि हमने तो आपको 2 चैप्टर खत्म कर दिया है, एक चैप्टर का पीडीएफ भी दे दिया है। अब आपको दूसरे चैप्टर का पीडीएफ जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री में क्लास 9 के छात्र छात्राओं को, यानी आप कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को 2 अध्याय केमिस्ट्री मुझे और पढ़ाना होगा, वो भी आपका जुलाई में खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ संघनन और आपका ऊर्ध्वपातन और आपका ताप की इकाई या यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये मैं आपके रिक्वेस्ट पे या आपके कहने पे या ग्रुप में मैसेज डाले थे कुछ बच्चे कि इसको सर रिवीजन कर दीजिए, इसलिए मैं आज इसको रिवीजन किया। तो आपने देखा कि मैंने आपके सामने संघनन और मैंने आपके सामने सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन को पढ़ा दिया। देखिए, मुझे पढ़ाना आया ताप की इकाई, या जिसको आप लोग ये कर लीजिए कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप मुझसे कहेंगे कि ताप की इकाई या जिसको हम बोलेंगे यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये आपको पढ़ाना है। जैसा कि आपके द्वारा ये इस पे भी क्वेश्चन किया गया है। और यूनिट ऑफ टेम्परेचर में मैं बता दूं आपको, सीधी सी बात है, किसी भी, देखिए भाई, ताप को प्रायः डिग्री सेल्सियस और या केल्विन में हम मापते हैं। इसका मतलब ताप की 2 इकाई हो सकती है, या डिग्री सेल्सियस या आप केल्विन। डिग्री सेल्सियस को आप ऐसे डिग्री सेल्सियस को लिखते हैं और केल्विन को हम लोग प्रायः कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे एक प्रश्न आ गया कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने लिख दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सीधी सी बात है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो हम इसमें 273 को जोड़ देते हैं। इसका मतलब
ये 73 प्लस 273 आप जोड़ देंगे तो ये आपका 300 केल्विन। अगर सपोज इम्तहान में ये कह दे कि 300 केल्विन को आप डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित करिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 273 घटा देंगे। इसका मतलब हो गया कि 300 में से 300 माइनस 273 जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे कहने का आशय क्यों साफ साफ है, इससे एक्स्ट्रा मैं बच्चों आपसे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कहा था इसलिए मैंने आज इसको एक्सप्लेन किया है। ताप की इकाई के बारे में मैं आपको सीधे तौर पे कह सकता हूं कि ताप की इकाई को डिग्री सेल्सियस और केल्विन में मापते हैं। मैंने सीधे तौर पे कहा अगर ताप डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, आप उसे केल्विन में चेंज कैसे करेंगे, तो मैंने सीधे तौर पे कहा है कि आप उसमें 273 जोड़ देंगे। और अगर किसी ताप को केल्विन में प्रदर्शित किया गया है, आपसे ये कह दिया जाए कि डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित करिए, तो आप उस केल्विन वाले ताप में 273 को घटा देंगे या 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका ताप का इकाई है। आपको ऐसे फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि ताप वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध आपको बताया गया होगा, F-32/9 इक्वल टू C/5। इस तरह का कोई फार्मूला है, वो टीचर आपको वहाँ पढ़ाएंगे कि वहाँ उस फार्मूले से आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अलग की चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दिया कि ताप को या तो आप डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में आप मापते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दोनों चैप्टर से, पहला और दूसरा चैप्टर से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट टर्म पे तीसरा चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।